क्रॉस बी में ये पॉजिटिव आता है नेगेटिव आता है, ये वाला पॉइंट पी और ये वाला पॉइंट क्यू होता है। वीपी माइनस वीक्यू का वैल्यू कितना आता है, पी एल वी आता है। याद है आपको इसके बारे में, है बात कर लो। अच्छा, अगर इसको ऐसे नहीं लेके, अगर हम इसको अगर ऐसे टेढ़ा से घुमाएं वी के साथ, और ये वाला एंगल थीटा बनेगा, तो कौन सा कंपोनेंट आएगा, वी साइन थीटा वाला कंपोनेंट इसको रिस्पॉन्सिबल है, पक्का है। तो इसके से फॉर्मूला कितना आता, जो वीपी माइनस वीपी आता है वो कितना आता, पी एल इंटू वी साइन थीटा आता। और क्या पढ़ करनी है आपको, नहीं और कुछ था कि इसके अंदर, हाँ हाँ नालायक था, आर्बिट्ररी सेट का तार अगर होगा, अगर ऐसे कुछ कुछ होगा तो हमें क्या करना है, हमें इसी को लेना है ना, इसी को लेना है, बोला था ना आपको आर्बिट्ररी सेट, तो ये हमें लेना लेगा, तो हमें कितना आएगा, बीवी एल आ जाएगा, इसके बीवी एल आ जाएगा। अच्छा, और क्या पढ़ा हमने, अभी हम रोटेशनल पढ़ते, रोटेशनल पढ़ते। रोटेशन में क्या था, रोटेशन में अगर माइंड फील्ड ऐसे है, और हमने अगर इसको ऐसे घुमाए ना, अगर ऐसे घुमाए, इसको हिंज करके ऐसे घुमाए, तो अगर ऐसे घुमाए तो उसका जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, वो ईएमएफ कितना होगा, बी ओमेगा, हाँ दिया है ना, अपन को अगर मैं इसको इधर ले लूंगा तो भी कितना आएगा, तो भी सेम आएगा ना, हमेशा सेम आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सारे के सारे कार्बन कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। इसके बाद के और एक बात क्या है, मान चलो फॉर एग्जाम्पल ये वाला ऐसे इधर से नाम लगा हुआ, तो हम कौन सा लेंगे, ये अगर आर वन होता है, ये अगर आपका आर टू होता है, तो कितना आएगा, बी ओमेगा बाई टू इंटू कितना आता है, आर टू स्क्वायर माइनस आर वन का स्क्वायर, ठीक है ना। इसके बाद देखिए और कुछ देखेगा, हाँ बोलो बोलो बोलो। ई एडी करंट, उसके बाद दूसरे था, हाँ हाँ, एडी का तो पता पड़ेगा, ठीक है चलो, हाँ कौन सा, हाँ वो जो फ्लक्स पर चेंज होगा ना, एक्स वन ये देखते हैं, एक्स वन देखते क्या, अगर मान चलो इधर ही दो लाइन से आपके पास, और इस लाइन को और लाइन इस तरह से खींचते गए, जिससे आगे तो क्या होगा, प्लस पड़ेगा, प्लस घटेगा, है ना, इस बात करेंगे। और एक चीज मैं जैसे बोल रहा था, फ्लक्स का वैल्यू कितना आता है, बी ए तो कितना कॉस ओमेगा टी आता है। अगर हमने इसको अगर ऐसे घुमाए, अगर हमने इस एक्सीलरेटर से घुमाए, तो उसके इसमें कितना हमें ये आता है, ये आता है वो कितना आएगा, बी साइन अपॉन टी आता है, उसके वैल्यू कितना आएगा, बी ए ओमेगा इंटू कितना आएगा, साइन ओमेगा, है ना। अच्छा, एवरेज वैल्यू अगर देखना है, जो भी एवरेज आएगा वैसे हम पढ़ लेंगे, ठीक है ना। क्या चलो आगे बढ़ते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस देखो क्या होता है, जस्ट मान फॉर एग्जाम्पल, मान फॉर एग्जाम्पल ये आपका सर्कुलर करंट का लूप, ठीक है ना, इस सारा करंट आपका ऐसे फ्लो हो रहा है। अच्छा, करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रहा है, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा, नहीं होगा, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस तरफ आएगा, इसका खुद का करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा वो कुछ इस प्रकार कैसे प्रोड्यूस होगा, सोच रहे होगा, है ना, कुछ इस प्रकार से प्रोड्यूस होगा। अच्छा हाँ, मैं आज हूँ इधर, मैं वो एनालिसिस भी करवाऊंगा, एनालिसिस किया आपने खुद पेपर का, ठीक, मैं बोलता हूँ। तो ये उस प्रकार कुछ होगा ना, क्योंकि करंट आपका ऐसे फ्लो होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आएगा, ठीक है। मान लो इसमें करंट आपका आई ऐसे ऐसे फ्लो हो रहा है सीधा सीधे, तो जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आएगा कुछ ना कुछ तो आएगा, और ये पी मान, मुझे बताइए, मैं अगर इसमें करंट का वैल्यू बढ़ाऊंगा, तो ये करंट बढ़ने की वजह से इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बढ़ता जाएगा या फिर घटता जाएगा, बढ़ता जाएगा, अरे बाबू बढ़ता जाएगा। अगर करंट बढ़ेगा तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने की वजह से ये जो करंट का एक लूप है वो क्या बोलेगा, बोलेगा नहीं 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 नहीं, मेरे तो फ्लक्स नहीं बढ़ना चाहिए, नहीं तो ही बोलता है ना। तो ये क्या करेगा, वैसे करंट बढ़ने की वजह से ये खुद एक उल्टा डायरेक्शन में मैग्नेटिक प्रोड्यूस करने के लिए कोशिश करेगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस, मतलब एक कॉइल के अंदर खुद के अंदर एक मतलब करंट को बढ़ाने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड में जो इंड्यूस होता है उल्टा डायरेक्शन में, उसका क्या बोलते हैं, इंडक्टेंस बोलते हैं। ये चीज में लिखा हुआ है देखो, इफ द करंट इन a flowing coil, the current is flowing in a coil, then magnetic field is produced by the same current, and the magnetic field has its flux through the area bound by the coil, सही बात है ना, सिंगल फ्लक्स होगा, फ्लक्स थ्रू a coil having current I due to its own current is called phi। अच्छा, शायद ये नहीं, छोड़ो ये कुछ और ही है, वो कॉन्सेप्ट कर भूल जाओ उसको, ये छोड़ो, ये नहीं, ये कुछ और ही आएगा बात, करनी पड़ेगी। अच्छा मुझे बताओ, मैं अगर से अगर आपने ये पूछूं कि इसके अंदर जितना ज्यादा आपका करंट फ्लो होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आएगा, तो जब फ्लक्स पास करेगा दैट फ्लक्स विल बी प्रोपोर्शनल कितना करेगा, आई, जितना ज्यादा आई उतना ज्यादा बी उतना ज्यादा फ्लक्स आएगा। तो ये अगर मैं फाई को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, अगर प्रोपोर्शनली कॉन्सेप्ट लिखूंगा तो क्या बोलते हैं, एल इनटू आई, दिस एल इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस, इसे क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, जिसका सेल्फ इंडक्टेंस जितना ज्यादा होगा उसका उतना फाई ज्यादा होगा या कम होगा,
ज्यादा होगा ना, मतलब अगर मान चलो मेरे पास दो कॉइल है, मान चलो ये कॉइल है और दूसरा कॉइल है, इसका एल अगर ज्यादा है और इसका एल अगर कम है, तो सेम अमाउंट ऑफ करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड या फिर फ्लक्स दोनों में किसका ज्यादा होगा, पहले वाला कॉइल में दूसरा वाला कॉइल में। पहले वाला कॉइल में क्यों, पहले डेथ वाला कॉइल में फ्लक्स को अलाउ करने का ज्यादा चांसेस होते हैं, सेकेंड केस में फ्लक्स को अलाउ करने का चांसेस कम है। ऐसे क्यों, मैं जस्ट अभी आपको बता रहा था, क्योंकि ये कॉइल के पास करंट को रेजिस्ट करने की भी ताकत होते हैं, ये कॉइल के पास। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि जैसे आप करंट को बढ़ाने के लिए कोशिश करोगे तो ये कॉइल बोलेगा नहीं नहीं करंट नहीं बढ़ना चाहिए, करंट नहीं बढ़ना चाहिए। तो इसका रेजिस्टेंस कम है, इसलिए इसके थ्रू ज्यादा फ्लक्स पास कर रहे हैं। इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, हालांकि इंडक्टेंस कम है, पर तो इसका जो फ्लक्स पास करने का जो रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से इसका इंडक्टेंस कम है, इसलिए इसमें फ्लक्स आपका कम पास होगा। इसमें फ्लक्स क्या होगा, ज्यादा पास है, क्योंकि इनका इंडक्टेंस ज्यादा है, मतलब सर कम रेजिस्ट करता है। बोलते हैं कि ठीक है जाना है तो जा, नहीं जाना तो मत जा, और ये बोलेगा नहीं जाने का, नहीं जाने का। ये जोरदार से इसको अपोज करेगा, इस मैग्नेटिक फील्ड को कम अपोज करेगा। नहीं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बारे में कुछ बातचीत कर लेते हैं। अब देखिए पाई इक्वल टू कितना बनेगा, एल इंटू आई, तो एल इक्वल टू कितना बनेगा, फाइव इंटू आई। फाइव की जगह में क्या पुट करते हैं, इसको बोलते हैं वेबर। आई में कितना बनेगा, आई में बनेगा आपका करंट है ना, एम्पियर बनेगा। वेबर पर एम्पियर क्या होता है, इंडक्टेंस बोलते हैं। कई बार ऐसा पूछता है कि इंडक्टेंस को बताओ डायमेंशन कैसे निकालें, कैसे निकालो डायमेंशन इंडक्टेंस। इससे नहीं निकालते, हम इससे निकालते हैं। एनर्जी इक्वल टू आगे जगह पढ़ेंगे हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर। तो एनर्जी बहुत ही आसान से निकल जाएगा, करंट आसान से एल का आसान से निकल जाएगा, ठीक है ना। तो पूछा फ्लक्स, मतलब फ्लक्स का कैसे निकालोगे, फ्लक्स को क्या बी है, बी कैसे निकालोगे। एल आसानी से निकल लिया, एल तो बहुत ही आसानी से निकल गया, उससे हम साइन निकाल लेंगे। वो तो मैं समझा रहा था देखो, ये एल की जगह में क्या पुट करेंगे, पाई अपॉन आई, आई साइन कैंसिल हो गया, तो फाइव इक्वल टू कितना बनेगा, ई अपॉन आई, खत्म कर, है ना, ऐसे निकल जाते हैं ना। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बी इंटू ए इतने आसानी से निकल आते हैं, ठीक है ना, ऐसे निकल जाएंगे। एनीवे जो एल है वो मेटल, अच्छा मुझे बताओ, अगर आप आई बढ़ेगा तो एल क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, आई बढ़ने से एल घटेगा, मतलब एल इक्वल कितना बनेगा, फाइव अपॉन आई ना, आई बढ़ने से एल क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। अरे ये प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट। आई बढ़ने से फाइव बढ़ेंगे, एल हमेशा कांस्टेंट आएगा। ये मटेरियल का प्रॉपर्टी है, वो ज्योमेट्री और इंटेंसिव मटेरियल प्रॉपर्टी डिपेंड करता है, देखेंगे अभी कैसे डिपेंड करता है, ठीक है ना। एल डज नॉट डिपेंड ऑन फाइव एंड आई, वो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। चलिए देखते हैं एक बार, है ना, इसके बाद सॉल्व करते हैं। क्या पूछा है, सॉलिड ऑफ लेंथ एल इज गिवन, एल द नंबर टर्म्स पर यूनिट लेंथ, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड रेडिएशन आर, फाइंड इट्स इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस निकालना। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक काम करते हैं, आपने बताया फाइव इक्वल टू कितना होता है, एल इनटू आर। मान चले मैंने इसमें से आई करंट फ्लो करवाया, तो मुझे बताइए फ्लक्स का वैल्यू कितना बनेगा। आपने पता है फ्लक्स इक्वल टू कितना होता है, प्लस प्लस इक्वल टू बी इंटू ए बनेगा, तो इसको लिख लेंगे बी इंटू ए इक्वल टू एल इंटू आई। अच्छा, अभी जो आपका इसमें फ्लक्स का वैल्यू जो होगा उसमें कितना एरिया है, बहुत सारे एरिया होगा, बहुत सारे एरिया। तो जो टोटल नंबर ऑफ जो आपका लूप्स है ना, टोटल नंबर लूप्स, वो कितना रहेगा, एन इंटू एल, क्योंकि एल क्या होता है, स्मॉल एन होता है, नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ होता है। तो टोटल नंबर कितना आएगा, एन इंटू एल बी आएगा, ठीक है ना। एन इंटू, अच्छा बी का वैल्यू कितना होता है, बी का वैल्यू म्यू नॉट एन आई, है ना, म्यू नॉट, तो बनेगा म्यू नॉट इंटू आता है एन आई, और इसका एन आई आएगा इंटू ए इक्वल टू कितना बनेगा, एन इंटू आई। आई से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो एल का वैल्यू आएगा, जो इंडक्टर है वो कितना बनेगा, एन स्क्वायर एल इंटू म्यू नॉट इंटू कितना बनेगा आपका, एन स्क्वायर एल म्यू नॉट इंटू ए के जगह कितना बनेगा, पाई आर स्क्वायर पुट कर ले, या आपका आंसर। या फिर ऐसा लिखते हैं कई बार कि जो इंडक्टर किसके वजह से, हमारा जो सॉलिड की वजह से कितना आता है, एन स्क्वायर एल इंटू म्यू नॉट ए, या आंसर। अगर मान के चलो इस सॉलिनॉइड के अंदर, ये सॉलिनॉइड के अंदर हमने एक मेटेरियल को रखे, है ना, ये सॉलिनॉइड के अंदर हमने एक मेटेरियल को रखे, इसे ये वाला एक मेटेरियल को रखे, जिस मेटेरियल का जो परमियाबिलिटी वो है म्यू, तो इस पूरा सेटअप का जो सेल्फ इंडक्टेंस वो बन जाएगा एन स्क्वायर एल
म्यू नॉट की जगह कितना बनेगा, म्यू इंटू बनेगा ए, जहां पर कि म्यू का वैल्यू कितना बनेगा, म्यू नॉट इंटू आता है म्यू आर। ज्यादा हमने माइंड में पढ़ते थे कि अगर हमने आयरन कोर को डाले या फिर कोई तो कोर मेटल को डाले तो उसका सेल्फ इंडक्टेंस पावर ज्यादा बढ़ जाएगी। नीचे लिखा हुआ है म्यू नॉट एल एन स्क्वायर ए, म्यू नॉट एल एन स्क्वायर ए, है ना, ये होता है। पेपर फॉर्मूला इसको याद रखना है, मेरा है तो मैं बहुत ही सिंपल सा बात है, बस ये आ जाएगा पाई का रूल आएगा एल पी एल एल तेरह में एंगल पुट करेंगे, बाकी सब चीज फटाफट हो जाएगा पक्का। चलिए, अगर कोर डालेंगे तो म्यू म्यू नॉट जब कितना आएगा, म्यू आ जाएगा उस मेटेरियल का परमेबिलिटी। इसको पर डिपेंड करता है, मैंने बोला ना कि अगर मेटेरियल इनसाइड द सॉलिड तो क्या होगा, ये सब कुछ आएगा ना बोल दिया। अच्छा, सेल्फ इंडक्टेंस, तो मैं उसी तरह बोल रहा था कि इफ करंट इन द कॉइल चेंजेस विद टाइम देन द फ्लक्स थ्रू द कॉइल चेंजेस as per Faraday's law and EMF will be induced which oppose the change in, मतलब मैं आपको यही बोल रहा था, मैं बोल रहा था इसमें कॉइल है, ये कॉइल में अगर हम करंट को अगर ऐसे बढ़ाएंगे, करंट को अगर हमने बढ़ाया ना, करंट को ऐसे बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा, इसका फ्लक्स चेंज होगा। जैसे फ्लक्स चेंज होगा तो क्या ये कॉइल चाहेगा आपका फ्लक्स को चेंज करने के लिए, नहीं चाहेगा। तो ये क्या करेगा, उल्टा डायरेक्शन में ईएमएफ क्रिएट करेगा, ऐसे ईएमएफ क्रिएट करेगा। दैट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस, जो हम एल के बारे में बोल रहे हैं। तो मुझे बताइए जिसका एल ज्यादा होगा उसमें फाई ज्यादा है या कम आएगा, ज्यादा है ना, ज्यादा है, क्योंकि ये ऑपोज कम करेगा। ये क्या करेगा, ये ऑपोज कम करेगा ना ये, क्योंकि इंडक्टेंस मतलब कितना पास करेगा, वो बोलेगा भाई तू जा तू जा तू जा तू जा तू जा तू जा, जब फ्लक्स को पास करेगा तो ये ज्यादा पास करेगा कम पास करेगा, ज्यादा पास कर पाएगा। वो चाहेगा क्या चाहेगा कि भाई कम अपोज करेगा वो, इसलिए फ्लक्स ज्यादा पास करेगा, ये अपोज कम करेगा। ऐसे ही इंडक्टेंस को डिफाइन किया गया है। चलो, तो उसी हिसाब से जैसे मान चलो हम लोग इंडक्टर जो देते हैं, इंडक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इंडक्टर को, और इसका इंडक्टेंस को सॉलिड होता है सॉलिड, इसका इंडक्टेंस एल बोलते हैं। कि जो फाई इक्वल टू एल आई होता है, ये जो अपोज करता है दैट ईएमएफ इक्वल टू आता है डी फाई अपॉन dt आता है। फाई की जगह पे क्या पुट करेंगे, एल इनटू आई अपॉन एल dt आ जाएगा। लेंजेस लॉ से पता है हमें माइनस आता है, इसलिए माइनस ऑफ एल कॉमन आ जाएगा, डी आई अपॉन dt आता है। तो एक इंडक्टर में जो करंट जो मतलब ये जो अपोज करता है ना, जिसमें हम ऐसे बोलते हैं रेजिस्टेंस, जिसमें हमारे रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस कितना करंट खाता है, रेजिस्टेंस कितना वोल्टेज खाता है, आई इंटू आर खाता है ना, तो इतना घटाता है। तो उसी प्रकार के अगर इंडक्टर रहेगा तो इंडक्टर कितना खाएगा, इंडक्टर खाएगा आपके पास एल इंटू डी आई अपॉन डी टी खाएगा, कितना खाता है आपका इंडक्टर, कितना वोल्टेज इंडक्टर खाता है। वो ईएमएफ माइनस साइन जो दिया है, ये माइनस साइन क्या डिनोट करता है, ये माइनस साइन बोलता है कि भाई ये जो आपका इंडक्टर के अक्रॉस में इतना ही पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। अगर हम पूछे पोटेंशियल ड्रॉप कितना है तो बोलेंगे एल डी आई अपॉन डी टी। अगर मैंने पूछा पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। डिफरेंस और ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब क्या हुआ, ड्रॉप का मतलब पूछा है कि कितना घटा, बताओ कितना घटा, तो घटा पे ऑलरेडी नेगेटिव साइन है, लॉस कितना हो गया। और तो अगर कोई पूछा कि पोटेंशियल कितना है बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस वाई एल डी आई अपॉन डी टी। क्लियर हो गया है इसको। तो मुझे बताओ इंडक्टर पोटेंशियल को ड्रॉप करता है नहीं करता है, करता है। इंडक्टर पोटेंशियल को बढ़ाता नहीं है, पहली बात तो इंडक्टर पोटेंशियल ड्रॉप करता है। कैसे ड्रॉप करता है, मैं जस्ट आप बता दूं सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से, कि जैसे इसके अंदर से मतलब करंट को बढ़ाने के लिए कोशिश करोगे, ये फिर से तुरंत एक ऑपोजिट देगा, मतलब नहीं नहीं आना है। दिस ईएमएफ जो क्रिएट हुआ, ये ईएमएफ आपका यही वाला ईएमएफ है, समझ गया, खुद की वजह, खुद की वजह से। तो ऐसे चलो चला सकते हैं। मान लो फॉर एग्जाम्पल आपका इंडक्टर है, आपको बता था ये वाला इंडक्टर है, करंट इसमें जा रहा है तो ये वाला पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। ये वाला पॉइंट आपका ए है, इसमें मतलब करंट आपका बढ़ रहा है, जो भी बढ़ रहा है ना, इसमें करंट वाला आई का करंट फ्लो हो रहा है, इसके मीटर आई मतलब एल है, और ये वाला पॉइंट बी है। चलेंगे तो कितना चलेंगे, वी ए। छोड़ने के टाइम में जिस तरह करंट फ्लो होगा उसको पॉजिटिव उसको नेगेटिव मानेंगे, छोड़ने के टाइम में कितना आएगा, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। ऐसे मतलब ज्यादा दिमाग मत लगाओ कि सर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या, क्योंकि ये ना हमारे पास माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, नहीं ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है तो नहीं होता है बस। एक कहानी में ट्विस्ट होता है, वो बात सुनो। जब डी आई अपॉन डी टी अगर इंक्रीजिंग है, मतलब धीरे धीरे इसमें बढ़ रहा है ना, इसमें अगर मतलब करंट का बढ़ रहा है 2 एम्पियर बाद में 3 एम्पियर, तो ये क्या करेगा, बोलेगा नहीं मत आ मत आ मत आ,
तो उसमें डी आई अपॉन डी टी पॉजिटिव आएगा, पर परंतु पूरा क्वांटिटी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। परंतु अगर मान लो 4 एम्पियर था, बाद में 3 एम्पियर कर दिए, बाद में क्या 2 एम्पियर कर दिए, अगर करंट को घटाओगे तो ये कहोगे हो राम 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 क्या कर रहे हो, तो उसमें डी आई अपॉन डी टी कितना आएगा, नेगेटिव होके इसको एक पॉजिटिव बनाएगा। मुद्दे की बात क्या है, मुद्दे की बात है कि अगर आपको सवाल ऐसे दिया गया है और आपको ऐसे बोला गया है ये वाला पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट बी, करंट हमारे इधर जा रहा है तो इसको पॉजिटिव, इसको नेगेटिव मान है, कोई चिंता की बात नहीं है। और इसमें लिखने टाइम पे वी ए माइनस, छोड़ने के टाइम पे माइनस एल डी आई अपॉन डी टी पुट करके इक्वल टू वी पुट कर रहे हैं। अभी वो डी आई अपॉन डी टी डिसाइड करेगा ये वाला क्वांटिटी पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। अगर करंट इंक्रीजिंग है तो अपोज करेगा, तो माइनस कर देगा। करंट अगर डिक्रीजिंग है तो बोलेगा नहीं नहीं डिक्रीज होना नहीं देंगे हम आपको, इसलिए डी आई अपॉन डी टी नेगेटिव हो गए, नेगेटिव पॉजिटिव कर देंगे। पक्का, चलिए सवाल करते हैं, चलिए जैसे मान लो ब्रदर क्या पूछे, फाइंड फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए पॉइंट इधर है, बी पॉइंट इधर है, इधर पोटेंशियल इधर है, इफ आई इज इंक्रीजिंग म्हणजे काय डी आई अपॉन डी टी पॉजिटिव आहे की नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। अरे इंक्रीजिंग बोला है, इंक्रीजिंग डी आई अपॉन डी टी पॉजिटिव आएगा, पूरा होल क्वांटिटी नेगेटिव है, तो डी आई अपॉन डी टी टर्म में 2 आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रेजिस्टेंस से 3 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है, 3 into 2 कितना है 6 आएगा। इसमें क्या आएगा माइनस एल, एल आ जाएगा 5, ये कितना बनेगा डी आई अपॉन डी टी, छोड़ नेगेटिव 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 था, ये कितना आएगा 2 आएगा, इक्वल टू कितना है, इक्वल आएगा वी, तो बताइए ये माइनस वी कितना बनेगा 6 माइनस 10 16 आएगा, कितना आएगा। फिर अगर इसी में बोलते हैं करंट डिक्रीजिंग तो इस टाइम पे माइनस का प्लस आता है, ये माइनस होता तो जो 2 वजह में कितना था -2 फुट का, जैसे मान लो और ये खुद ट्राई करो, देखना क्या है, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है। चलिए क्रेडिट स्टेप फ्लो आ रहा है तो स्टार्ट करते हैं सर। ये कितना आएगा वी आएगा, छोड़ेगा तो कितना माइनस आएगा प्लस आएगा, माइनस माइनस 5 into 2 कितना आएगा 10, इसमें प्लस माइनस प्लस छोड़ रहे हैं तो प्लस आएगा। बैटरी है 5 वोल्ट का, ये कैपेसिटर है, हो कैपेसिटर आ गया। कैपेसिटर का भी कितना होता है, क्यू अपॉन सी होता है, सी अपॉन क्यू होता है, क्यू अपॉन छोटा नेगेटिव है तो कितना आएगा -Q अपॉन सी, 5/15 माइक्रो माइक्रो के वार्ड पे, छोटे 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 ये छोटे माइनस माइनस एल की जगह कितना है 2 आएगा। अभी डी आई अपॉन डी टी पुट करें, डी आई अपॉन डी टी, डी आई अपॉन डी टी में क्या पुट करेंगे, प्लस पुट करें माइनस पुट करेंगे, मैं तो पक्का नहीं पढ़ पाऊंगा। हाँ ये बताओ, इसमें ये छोटे टाइम माइनस का माइनस पुट करेंगे, एल एल तो एल आ गया, डी आई अपॉन डी टी, डी आई अपॉन डी टी क्या पुट करेंगे -थीटा, तो इधर -3 पुट करेंगे, समझा ना सिंपल सी बात। और पहुंच गए कहाँ पर, यूवी में दिखाते हैं। तू मेरी अमानत है, मुझको इल्जाम दे दे, हंसने दे गाने दे, मेरी दुआओं को इशारों का सहारा दे, सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं, दो मिनट। चल क्या मैं कल आपको सोया नहीं, मुझे खुद का एक्टिंग करने के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। सुबह से 4 क्लास लगती थी।
मतलब मेरे नाक से आंसू निकल रहा है, क्या करना चाहिए? नाक से मतलब पूरा पानी टपक रहा है इससे। ये तो पक्का नमकीन लगेगा। हाँ, क्या करना चाहिए भाभी डॉक्टर्स? अच्छा, मतलब ऐसे क्या चीज जो धनी लोग होते हैं ना वो अपने पॉकेट में रखते हैं, गरीब लोग वो उसको फेंक देते हैं। क्या मुझे काली को बजा रहे हैं? सही है, सही। सही है, सही है ना? जो गरीब लोग होते हैं उनका जुर्माना नहीं होता है। देखो जैसे उसका जुर्माना है, तो जो धनी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, फेंक के निकाल दो और पॉकेट में रख लेते हैं। तो ये इस चीज को क्या होता है, जो गरीब लोग होते हैं ऐसे ऐसे ठीक है फेंक दिए, और धनी लोग उसको संभाल के रखते हैं, भाई ये मैंने चीजें सारी। चले चले चले। अच्छा, ये एक और बात है, सुनो सुनो। दो कंडीशन होता है, खाली जगह नहीं है। सर्किट एनालिसिस कर दो, सुनो सर्किट एनालिसिस कहाँ है सर्किट एनालिसिस? देखो, सर्किट एनालिसिस में क्या होता है, जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इंडक्टर है, और यहाँ पे इसके यहाँ पे रजिस्टर है। ठीक है ना, हमने बैटरी को लगाया, अरे स्विच, ठीक है ना, स्विच अभी ऑन कर दो, स्विच अभी ऑन कर दो। होता है क्या ना, दो केसेस होते हैं इस तरह, दो केसेस होते हैं। एक तो क्या होता है टी इक्वल टू जीरो में, और एक होता है टी इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है, टी इक्वल टू जीरो में, और एक क्या होता है टी इक्वल टू इनफाइनाइट। अब जैसे मान चलो ये मान लो आपको 10 वोल्ट का है, ये मान लो आपको मान चलो 5 ओम का रेजिस्टेंस है, 5 ओम। अब होता है क्या ना, टी इक्वल टू जीरो में जैसे हमने स्विच बंद करेंगे, तो बैटरी बताएगा चलो 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 भागो भागो। तो बैटरी से भागे, इंडक्टर बोलेगा "हाँ, किधर किधर साथ रख"। अब इंडक्टर टी इक्वल टू जीरो में बैटरी बोलेगा पूरा का पूरा फेंको, इंडक्टर बोलेगा शांति रख, चुप बैठ पूरा पूरा। मतलब टी इक्वल टू जीरो में इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस बन जाते हैं वो इनसाइड हो जाते हैं। वो बोलेगा कुछ नहीं, शांति रख, कहीं जाना है। मतलब टी इक्वल टू जीरो में इंडक्टर ओपन सर्किट से बिहेव करते हैं। कैसे बिहेव करते हैं? ओपन सर्किट। मतलब इसका अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट अगर बनाएंगे तो कैसे बनेगा? ये बैटरी है, आपने स्विच तो बंद कर दिए इधर से, इधर बनेगा भाई साहब इधर कहाँ गया, सॉरी ओपन सर्किट हो गया। इंडक्टर क्या बोलेगा भाई साहब, कुछ 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 नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। तो बताओ, इसमें जब हम देखेंगे टी इक्वल टू जीरो में, तो इसमें करंट कितना फ्लो होगा? जीरो फ्लो होगा ना, इंस्टेंट करंट फ्लो नहीं होगा। हाँ, बाद में इंडक्टर बोलेगा ठीक है भाई तो जाना है क्या, पक्का बोला हाँ भाई जाना है। ठीक है, चलो चलेगा 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 चलेगा। टी इक्वल टू इनफाइनाइट में क्या होता है, टी इक्वल टू जीरो में इंडक्टर कैसे बनेगा? ओपन सर्किट, ओपन सर्किट से। और टी इक्वल टू इनफाइनाइट में क्या होता है, टी इक्वल टू इनफाइनाइट क्लोज सर्किट, मतलब उसका जो रेजिस्टेंस कितना होता है? जीरो होता है। टी इक्वल टू जीरो में आर इक्वल टू इनफाइनाइट, टी इक्वल टू इनफाइनाइट में आर इक्वल टू जीरो। आपने ध्यान दिया कैपेसिटर में जस्ट इसका उल्टा होता है। मैं अभी थोड़ा कैपेसिटर को याद दिला दूं, तो आर इक्वल टू जीरो होता है, मतलब इधर कुछ इंडक्टर है ही नहीं ऐसे मान के चलो, बहुत लंबा समय के बाद तब इसमें कुछ ना कुछ तो करंट पक्का ही फ्लो हो। बहुत समय टी इक्वल इनफाइनाइट समय के बाद जब इसको क्लोज करेंगे, ये अगर 10 वोल्ट का है, ये 5 एम्पियर, तो इसमें करंट फ्लो होगा 2 एम्पियर करंट फ्लो होगा, 5 ओम का रेजिस्टेंस है तो। मैं थोड़ा सा इसी लगे हाथ, मैं थोड़ा सा एक कैपेसिटर का भी याद दिलाता हूँ, अगर आपको याद होगा। मान लीजिए कैपेसिटर लगता और एक रेजिस्टेंस इधर लगता, और आपको दिया होता है इधर बैटरी और ये है। इसमें भी दो केस आते हैं आपके, इसका 10 वोल्ट है, इसका मतलब 5 ओम है। इसमें दो केस आते हैं ना, पहला केस कौन सा? टी इक्वल टू जीरो में, और दूसरा केस कौन सा? टी इक्वल टू इनफाइनाइट में। तो बताएंगे टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू इनफाइनाइट में क्या होता है? टी इक्वल टू जीरो में ये क्योंकि फुल्ली मतलब चार्ज बिल्कुल नहीं होगा, तो ये कैसे बिहेव करेगा? क्लोज सर्किट के जैसा। मतलब रेजिस्टेंस इधर कितना बनेगा? जीरो आएगा। मतलब ऐसे मान के चलिए कि आपके पास एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और जो बैटरी लगा हुआ है, पूरा इंडक्टर का पूरा उल्टा है, इंडक्टर का पूरा उल्टा। ये कितना आएगा तो फिर ये 10 वोल्ट, ये कितना आएगा? 5 ओम, तो इसमें करंट कितना फ्लो होगा? 2 एम्पियर। उसी जगह पे जब टी इक्वल टू इनफाइनाइट में देखेंगे तो उस टाइम पे रेजिस्टेंस कितना आएगा? रेजिस्टेंस का इनफाइनाइट आ जाएगा, और ये ओपन सर्किट से बिहेव करेगा, ये क्लोज सर्किट और ये ओपन सर्किट, सीसी और ये ओसी, ऐसे मतलब ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और इससे कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ध्यान में रहा? सवाल का फिर टी इक्वल टू जीरो, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच
एंड लॉन्ग टाइम आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। तो ऐसे ऐसे केसेस होते हैं इंडक्टर कैपेसिटर के अंदर। ठीक है, सवाल आते हैं कि मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत सिंपल सवाल भी होते हैं। बस सर्किट को तोड़ फोड़ना आना चाहिए। जैसे डायोड कैसे, डायोड केस में फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, उसी प्रकार के सवाल ये भी आते हैं। चलिए सवाल कीजिए तो कीजिए। मैं सवाल वगैरह लिख दूं क्या नीचे? ये दो केस में पूछा है, टी इक्वल जीरो में पूछा है, टी इक्वल इनफिनिटी पूछा है। तो ये आपका एक ओम का रेजिस्टेंस है, इधर आपका एक बैटरी लगा हुआ है, इधर एक स्विच है, इधर एक इंडक्टर है, इधर एक रेजिस्टेंस है, और इधर और एक रेजिस्टेंस है। वो कितना? 3 ओम। ये 6 ओम का है। ये 10 मिनट लिखा है, वैसे इससे कुछ काम नहीं है। 6 वोल्ट का बैटरी आपको बताना है टी इक्वल टू जीरो में क्या होगा एंड टी इक्वल टू इनफिनिटी में क्या होगा। या फिर दोनों का मेरा सर्किट बनाएगा, फटाफट सॉल्व हो जाएगा। तो दूसरी कौन है जहाँ पे टी इक्वल टू जीरो में मान लो उसका ओपन सर्किट, वो इंडक्टर क्या है, इंडक्टर खोल दो। मैं बराबर टी इक्वल टू जीरो में क्या होगा, टी इक्वल टू जीरो में ऐसे कुछ हो। ये तो आपने ये तो बंद कर दिया, तो बंद कर दिया आपने। ये कैसे बन गया ओपन सर्किट बन गया? 6 वोल्ट का है, ये कितना है? 1 ओम का है, और इधर 3 ओम का। ये कितना है ना? 6 ओम का। इसमें तो कुछ नहीं होगा, बाकी 3 और 1 किसमें है? सीरीज में है। पोटेंशियल कितना है? 6 वोल्ट का। तो कंडीशन फ्लो होगा करंट, आई ऐसे फ्लो होगा। आई का वैल्यू कितना है? 6/4, 1.5, 1.5। बस ऐसा हो गया। टी इक्वल इनफिनिट में कैसे बनेगा? ये क्लोज सर्किट बन जाएगा। मतलब मान के चलो कुछ रेजिस्टेंस है ही नहीं बोल के। ये 6 है, 3 है और एक है, 1 है। इसको मान के 6 वोल्ट है ना, तो कितना आएगा? 6 3 कितना आएगा? 2 पैरेलल में है। 2 1 कितना आएगा? 3। और करंट कितना? करंट इसमें से ऐसे फ्लो होगा, ऐसे कुछ करंट flow होगा। कितना करंट फ्लो होगा आपका? सही बात है। आई का वैल्यू बनेगा 6/R इक्विवेलेंट। 3 1 2 1 3 आएगा, तो 6/3 कितना आएगा? 2 एम्पियर। 2 एम्पियर करंट फ्लो होगा, बस सिंपल। ठीक है ना? और एक क्वेश्चन ट्राई करिए, टेक्निकल प्रैक्टिस करिए। दिख रहा है आपको क्वेश्चन? Find the ratio of maximum to minimum current drawn from battery with the circuit switched on at t equal to 0. तो कैसे मतलब t इक्वल टू 0, t इक्वल इनफिनिटी में ट्राई करो, देखो एक को तो मैक्स में आ गया, मिनिमम में। मतलब t इक्वल टू 0 में मिनिमम करंट आएगा, t इक्वल टू इनफिनिटी में मैक्सिमम करंट आएगा। t इक्वल टू 0 में दिखा तो क्या होगा? ये तो ओपन सर्किट बन जाएंगे, मतलब तो कुछ काम पे नहीं है, तो सिर्फ करंट किस कंडीशन में फ्लो होगा। तो t इक्वल टू 0 में i का वैल्यू कितना बनेगा? ये बनेगा आपका 5/12 आ जाएगा। अच्छा t इक्वल टू इनफिनिटी में क्या होगा? ये दोनों क्या, ये तो सब कुछ रहेगा, सब कुछ रहेगा, तो ये दोनों मतलब ये 3 और 4 का कितना आएगा? 7/, ये 12/7 कितनी है? कितनी है? 8 है।
हाँ, तो 3 into 4 12/7। तीनों पैरेलल नहीं पता, अच्छा तीनों पैरेलल है। ठीक 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 है ठीक है ठीक है। 8 है ना? 8 है, ठीक। तो आई का वैल्यू कितना आएगा? 5 कितना? 8 है ना? तो कौन बड़ा है? मतलब I1 बड़ा, I2 बड़ा है? क्या कर रही है लोग? नहीं निकाल सकते। इस केस में आर इक्वल कितना मिलेगा? आर इक्वल 1/r कितना है? 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/12 और एलसीएम आएगा 4 प्लस 3 प्लस 1 4। अच्छा 8/5 ऐसे बोल रहे हो क्या आप? ये ये तो पहले बोले थे ना, 3/2 आएगा, 3/2 आएगा, सही ना? तो ये भी क्लियर हो। आर इक्वल 3/2 आ रहे हैं। तो इसमें जो आई का वैल्यू आएगा, इसमें आई कितना आएगा? 5/3/2 है ना? ऐसा आ जाएगा। जरूरत भी आई वाला पर आई तो निकालना है। अच्छा मैक्सिमम अपन मुझे निकालेंगे। मैक्सिमम कौन सा है? ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है। तो कितना आएगा? मैक्सिमम अपॉन मिनिमम कितना आएगा? 3/5। 12/3 आएगा ना? 12/3। सही है 8। अच्छा आंसर बोल रहे हो क्या? 8 आएगा? ओहो। सही ना? मैक्सिमम मिनिमम वाली है। अच्छा एनर्जी स्टोर मैंने बोला, डेरिवेशन वगैरह क्या ही फर्क पड़ता है, सुनो बस ध्यान ध्यान से। अगर मान के लो ये एक इंडक्टर है, इसका एल है, इसमें करना अगर आई फ्लोर है, तो जो एनर्जी स्टोर होता है वो एनर्जी स्टोर कितना होता है आपके पास? हाफ ऑफ एल इंटू आई स्क्वायर। अच्छा यहाँ कहीं क्या आपको कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर होता है? हाफ, हाफ सी वी स्क्वायर। तो उसमें पोटेंशियल का काम आता है, इसमें क्या आता है? हाफ एल आई का स्क्वायर, इसमें करंट का काम आता है ना? तो ये सब इसमें लिखा हुआ है। ये फॉर्मूला में डायरेक्ट है। तो ठीक है। अच्छा इसमें जरूरत नहीं सोची। अच्छा हाँ पहले रजिस्ट्री का option। सुनो, आपको याद है हमने एक चीज बात देखी, इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर होता है। कितना एनर्जी स्टोर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में? अगर इसका ई होता है तो एनर्जी स्टोर कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में? हम एनर्जी डेंसिटी निकाल लेते हैं, याद है क्या? हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट इनटू द ई स्क्वायर। ऐसे हम दूसरी तरफ अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर होगा नहीं होगा? होगा। और उसका वैल्यू कितना बनेगा? जो एनर्जी डेंसिटी बोल रहे हैं, एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर वॉल्यूम, वो कितना बनेगा? हाफ ऑफ पी स्क्वायर अपॉन आएगा म्यू नॉट। पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म के अंदर सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड से रिप्लेस करो, इप्सिलॉन को 1/म्यू से रिप्लेस करो, बस और कुछ नहीं। ऑब्वियस बात है, देखो हम जब भी ये निकालते हैं जो 1/4 पाई एप्सिलॉन लिख लेते हैं। अब इस केस में क्या कर रहे हैं? 1/एप्सिलॉन क्या लिखते हैं? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिखते हैं, इतना लिखो मैग्नेटिक फील्ड। सिर्फ इससे ही सारी चीजें बन जाता है आपके पास। क्या रह जाएगा? ये हो गया एनर्जी डेंसिटी। अगर आपने को सिर्फ एनर्जी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? ये एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी अपन वॉल्यूम, तो इसे क्या करेंगे? हाफ ऑफ बी स्क्वायर अपन म्यू नॉट इनटू क्या करेंगे? इनटू वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस ये अपने आंसर आ जाएगा। आएगा ना? सिंपल बात है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा चेक भी कर सकते हैं हम, चाहो तो ना चेक भी कर सकते हैं। जैसे मान चलो फॉर एग्जाम्पल आपका जो इसका सॉलिड का जो एनर्जी आता है ना, एक तो फॉर्मूला ये है, हाफ ऑफ कितना आता है? हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर आता है। हाफ ऑफ या तो ना एनर्जी थोड़ा एल एल का फॉर्मूला बोलते हैं यार कुछ सॉलिड का एल। सॉलिड का सेल्फ इंडक्टेंस डिराइव किया है म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इनटू ए, है ना? इतना था। ये एल इंटू आई स्क्वायर ना, ये वाला। ठीक है ना? ऐसा है फॉर्मूला। अब देखते हैं हम लोग इस फॉर्मूला से। अभी इस सॉलिड का कुछ है ना, कुछ मैग्नेटिक होते नहीं होते, होते मैग्नेटिक। वो मैग्नीट्यूड कितना स्टोर करेगा? निकालते हैं एनर्जी को कितना मिलेगा? हाफ ऑफ बी स्क्वायर अपन कितना आता है? बी लड़ा है, सही बात है ना? तो हाफ ऑफ बी की जगह पे क्या पुट करेंगे? अच्छा इनटू इनटू वॉल्यूम करना है, इनटू वॉल्यूम करना है एनर्जी निकालना है। तो हाफ ऑफ बी की जगह पे कितना पुट करेंगे? म्यू नॉट एन आई का स्क्वायर अपन कितना बनेगा? अपन आएगा म्यू नॉट इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना बनेगा? एरिया इनटू आएगा लेंथ, सही ना? और इससे सारी सब चीजें, ये कितना बनेगा? हाफ ऑफ
ये जब म्यू नॉट का स्क्वायर 1 मिनट कैंसिल हो जाएगा, सिंपली कितना बचेगा, म्यू नॉट बचेगा। एन स्क्वायर में एन स्क्वायर आ जाएगा, आई स्क्वायर में आई स्क्वायर आ जाएगा, ए इंटू एफ चेक करें तो आंसर आ जाएगा। हाफ है क्या उसमें है, मिनट है क्या, हाँ है, एन स्क्वायर है क्या, हाँ है, एल है क्या, हाँ है, ए है क्या, हाँ है, आई स्क्वायर है क्या, हाँ है। मतलब कैसे भी सॉल्व करना, कैसे हो। तो जो सोलेनोइड के अंदर जो आपका इंडक्टेंस के वजह से जो एनर्जी स्टोर है, दैट इज नथिंग बट मैग्नेटिक फील्ड के वजह से जो एनर्जी स्टोर है। सही है ना, सही सही। अच्छा कई बार क्या होता है, कई बार कुछ नहीं होता, कई बार ऐसे होता है। हाँ, ठीक, चल आगे बढ़िए। म्यूचुअल इंडक्टेंस ये पढ़ सकते हैं, थोड़ा ध्यान से लास्ट में लिखता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब क्या होता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास एक कॉइल इधर है और एक कॉइल इधर है, इसमें करंट आपने ऐसे फ्लो करना, ऐसे फ्लो करना है। अब होता क्या है, अगर चलो इसमें लोग करंट फ्लो नहीं किया, चलो इसमें आपने कोई करंट फ्लो नहीं किया, मुझे बताइए जैसे आप इस पर करंट फ्लो करवाओगे तो इसकी वजह से इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा नहीं होगा, होगा, अरे होगा नहीं होगा। जैसे आप इसमें चेंज करोगे तो इसमें भी फील्ड चेंज होगा नहीं होगा, होगा। तो इसके वजह से, इसका करंट की वजह से इसमें जितना फ्लक्स जाता है उसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। उसी प्रकार के अगर इसमें करंट फ्लो करवाएंगे, इसके वजह से इसके अंदर जितना फ्लक्स पास करता है उसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। समझिए, मतलब जैसे ये फ्लक्स और टू ड्यू टू वन विल बी इक्वल टू एल म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू इन टू विथ रिस्पेक्ट टू वन इनटू करंट इन वन। Flux induced in 2 due to 1 is directly proportional to current in this one. यही चीज बोला है, एक चीज बोला है। अभी इस चीज को हम एम नहीं लिखे, एम लिखेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। सिंपल सा बात है, सिंपल सा बात ये है कि अगर आपके पास ये कॉइल है, इसमें अगर करंट अगर आई फ्लो हो रहा है, इसमें जितना करंट फ्लो होगा कुछ ही दूरी में इसमें जितना आपका फ्लक्स पास करेगा वो इसके करंट को डिपेंड करेगा। तो अगर इस कॉइल को 1 बोलते हैं, इस कॉइल को हम 2 बोलते हैं, then 5 flux induced in 2 due to 1 is equal is directly proportional to current induced in 1। मतलब इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कितना आएगा, m of 2 1 i1 ऐसा है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट, मान चले आपका इसके अंदर मान चलो आपने कुछ करंट फ्लो करवा रहा है i2, अब इसकी वजह से इधर भी कुछ ना कुछ आपका फ्लक्स आपको इंड्यूस होगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि फ्लक्स इंड्यूस्ड इन 1 with respect to 2 is equal is directly proportional to current induced in 2। अब इसको भी ऐसे लिख सकते हैं कि फ्लक्स induced in 1 due to 2 will be equal to mutual inductance of 1 with respect to 2 into i2 ऐसे आ जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूला आपका सही होता है। एक थ्योरम है जिसको बोलते हैं थ्योरम ऑफ रेसिप्रोसिटी। मतलब ऐसे होता है कि जैसे कि मैंने किसी को अगर जितना प्यार किया वो मुझे उतना ही प्यार करेगा, नहीं? अरे हाँ बोलो, मतलब आपने अगर मैं एक्चुअली बोला था मैंने आपको इतना प्यार पर कोई लड़का है नहीं इसलिए बोल नहीं पाऊंगा, अच्छे नहीं लगते। जैसे मान लो आप अगर आपस में दोस्त ना, अगर मान लो एक दोस्त ही है, एक दोस्त ही है, ये इसको जितना प्यार करेगा ये भी उसको उतना प्यार करेगा। इंसान में ऐसा नहीं होता है, पर फिजिक्स के लॉज में ऐसा होता है। तो उसी थ्योरम रेसिप्रोकेशन, रेसिप्रोसिटी क्या बोलता है कि भाई इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस और इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों बराबर होते हैं। मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 2 विल बी इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 1। इसी के बारे में बात है। पक्का? इसका एप्लीकेशन कैसे होता है देखो, समझा ये कहां से आते हैं और कुछ ना। अरे उसमें थोड़ा पहले थे बस कि इंडक्टर की सीरीज एंड पैरेलल। मैं आपको बोलता हूँ इंडक्टर रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, इंडक्टर जैसे काम करते हैं। तो अगर सीरीज में होगा तो एल इक्विवेलेंट कितना बनेगा आपका, L1 प्लस L2। अगर पैरेलल में होगा तो कितना आएगा, 1 अपॉन L इक्वल कितना आएगा, 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2। खत्म कर लोगे, ऊपर की बात देखें नहीं चला लो। अरे इसका सवाल क्यों नहीं ले सर, कहाँ है? ठीक है, वो सवाल तो क्वेश्चन में सॉल्व है, वो है इसके ऊपर सवाल एक्चुअली। एक बड़ा कॉल होता है, छोटा कॉल होता है, तो उसमें इसमें से कितना इंड्यूस होता है वो आपको क्वेश्चन में सॉल्व है, फिर वो पॉइंट बता दो। लास्ट में देखो, एक्सीलरेटर इलेक्ट्रिसिटी कैसे क्रिएट होता है कैसे। एक साइंटिस्ट जिनका नाम था निकोला निकोला टेस्ला बोल के,
एक्चुअली पता है टेस्ला ने ऐसे बोले थे कि हम एआर से ना इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, हवा से। और सच्ची बात है एक्चुअली, परंतु गवर्नमेंट उन्हें मॉडल भी दिए थे अच्छा खासा। प्रॉब्लम क्या हुआ कि अगर एआर से अगर हमने इनिशियली बना लेंगे तो गवर्नमेंट को पैसे देना पड़ेगा नहीं, सब कोई अपना मशीन लगा दो घर में लेके, और एआर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया, बोले नहीं, ये प्रोजेक्ट इधर सक्सेसफुल नहीं होगा, जो कैंसिल कर दिया गया। तो उनके से इतना दिमाग है, तो आप यार कोई सवाल पूछ रहे तो सर अभी साइंटिस्ट को नहीं कर पाते क्योंकि निकोला टेस्ला थे। आज के साइंटिस्ट है, दोनों डिफरेंस होते हैं। कभी एक नंबर के हमारे साइंटिस्ट। अच्छा, ऐसी जनरेटर में क्या करता है वो, सच्ची बता झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ऐसी जनरेटर में क्या करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। कैसे होता है, इसमें दो ऐसे मैग्नेट्स लगे हुए थे, और इसमें क्या होता है, इसमें उसको क्या बोलते हैं, उसको लूप बोलते हैं। लूप होता है ना, ऐसे तार होते हैं। नाइन्थ में पढ़ेंगे आप लोग, नाइन्थ में पढ़े होंगे ऐसे। 3 साल सर, 3 साल। तो ये क्या होता है, ये ऐसे घूमते रहते हैं, इसको कुछ तो बोलते हैं। हाँ, लिखा है, हाँ। एक्सेल सोर्स ऑफ ये कॉइल, कार्बन ब्रश स्लिप रिंग, ऐसे कुछ होता है ना वो सब चीज। नाम समझ में, स्लिप रिंग कार्बन ब्रश से कुछ सुने होंगे। हमारे पास इतना सब कुछ समझने की कोई जरूरत नहीं, बस इतना ध्यान में रखो। ये मैग्नेटिक इधर होने के, ये मैग्नेटिक ऐसे होता है। और जो कॉइल्स होते हैं ना, ये कॉइल कुछ इस प्रकार के होते हैं। कॉइल समझ लाए, देखो। देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड ना, मैग्नेटिक ऐसे ऐसे होते हैं, मैग्नेटिक ऐसे ऐसे होते हैं, और ये कॉइल ऐसे ऐसे होते हैं। तो जब इसका एरिया कौन सा, इसका एरिया इतना आएगा, तो बताइए इसमें से कितना फ्लक्स पास कर रहा है, जीरो, क्योंकि बी इस मतलब बी इस तरफ है और एरिया कौन सा इस तरफ है। तो क्या होगा, ये ऐसे घूमता रहता है, उसको ना एक जनरेटर रहता है, उसको घुमाते हैं, इसको क्या बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं इसको, आर्मेचर। हाँ, आर्मेचर, अबे समझो, इसको आर्मेचर बोला, आर्मेचर। ये आर्मेचर, आर्मेचर होता है, तो इसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग ऐसे होते हैं। तो ये आर्मेचर क्या है, ये आर्मेचर ऐसे घूमते रहते हैं, है ना, ऐसे घूमते रहते हैं। अब देखो, जब इस केस में फ्लक्स कितना पास करे, जीरो। जिससे इसमें क्या होता है, फ्लक्स मैक्सिमम पास करा, फिर से कितना पास करेगा, जीरो। फिर से कितना फ्लक्स पास किया, मैक्सिमम। फिर से कितना पास किया, जीरो, है ना। तो फ्लक्स चेंज हो नहीं हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स चेंज होने की वजह से क्या होता है, हमारे पास ईएमएफ जनरेट होता है। और वो ईएमएफ इधर से लेके इधर से हम लेके स्टोर करके अपने हर जगह भेजते हैं। सवाल ये होता है, इसको घुमाया कौन है, जो घुमाया कौन इसको, विंड से हवा घुमाता है। पानी को ऊपर से डालते हैं तो हाइड्रो इलेक्ट्रोस्टैटिक पावर जनरेट होता है। कोयला, मतलब ये थर्मल पावर प्लांट में क्या करते हैं, वो कोयला जला के पानी को गर्म करते हैं, पानी को वेपर इसको गर्म करते हैं। ये आर्मेचर को घुमाने के लिए हम हाथ से घुमा सकते हैं। तो हाथ से घुमाएंगे तो भी इलेक्ट्रिक जनरेट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए कई बार देखा तुमने, कुछ लोग वो क्या बोलते हैं आपके पास, वो साइकिलिंग पेडलिंग करके वो बोलते हैं उसको हम चार्ज कर रहे हैं। कभी आपने सुना ऐसा ना, कि साइकिलिंग पेडलिंग करके, तो साइकिल पेडल करते हैं तो उसमें क्या होता है, वो आर्मेचर लगे हुए रहते हैं इसके साथ, मतलब वो जो हमारा साइकिल का जो पहिया होता है ना, साइकिल का पहिया होता है, तो साइकिल का पहिया में दो जगह पे क्या रख लेते हैं, चुंबक रख लेते हैं। और उसमें से बीच में जो आपका स्पोक होता है ना, वो स्पोक काम करता है आर्मेचर के साथ। तो स्पोक चला तो आपका फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज का इलेक्ट्रिक जनरेट हुआ, और सामने का लाइट और ऐसे ऐसे होता है। तो आप भी चाहे तो घर पे इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। हमारे ये नहीं है, हमारे पास बस इतना ही सिलेबस में है कि जो हमारे पास जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, जो हमारे फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, जो मैंने पहले बता चुका था, फ्लक्स इक्वल टू कितना होता है, एन बी ए होता है। ये सिर्फ एक लूप नहीं होते हैं, बहुत सारे लूप्स होते हैं। जो ये होता है ना, इसमें एक लूप नहीं, बहुत सारे लूप्स होते हैं। तो होता है एन बी ए इंटू कॉस थीटा। जब हम इसको घुमाते हैं, एक कंटिन्यूअस ओमेगा से घुमाते हैं, इसलिए हम थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा को लिख सकते हैं कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, वो होता है डी फाई अपॉन डी टी। हम नेगेटिव साइन को नेगलेक्ट कर रहे हैं, तो एन डी ए इंटू ओमेगा इंटू आता है साइन ऑफ ओमेगा टी। ये मैंने पहली बार बता आपको इसको, ठीक है। ऐसे करके हम लोग फ्लक्स को चेंज करके ईएमएफ को इंड्यूस किया जाता। ठीक। अच्छा, उस अगर आपको जिस पर होता है, ये मैंने बोला था सब चीज आपको, मैक्सिमम वैल्यू कितना आता है इसका, मैक्सिमम वैल्यू, एवरेज वैल्यू अगर देख लेंगे आगे जाके, जब ऐसे पढ़ेंगे इस साल जब ऐसे पढ़ेंगे। चलो फटाफट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, फॉर कंटिन्यूअस चार्जिंग ऑफ चेंजिंग ऑफ फ्लक्स वी नीड टू रोटेट द कॉइल, है ना, जो कॉइल जो आर्मेचर को घुमाना पड़ता है, वो कैसे घुमाते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से। कैसे करते हैं, ऊपर से पानी को नीचे गिराते हैं,
इधर टरबाइन टरबाइन, वो टरबाइन घुमाते हैं, टरबाइन आर्मेचर को लगता है, वो टरबाइन घूमने से आर्मेचर घूमता है। थर्मल पावर प्लांट में क्या करते हैं, गर्म करते हैं पानी को, वेपर जाके टरबाइन को घुमाते हैं, टरबाइन जाके फिर से आर्मेचर को घुमाता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन करके उसमें एनर्जी निकालते हैं, वो एनर्जी को उसको घुमाता है। विंड मिल में क्या करते हैं, हवा में वो ऊपर टरबाइन से घूमता है, उससे नीचे आर्मेचर लगता है, आर्मेचर घूमता है, उससे यहाँ पर एनर्जी निकलता है। मुद्दे की बात है, आर्मेचर घूमना चाहिए, आप घुमाओगे तो भी कर एनर्जी कहाँ से आ रही है? थक कौन रहा है? हम थक रहे। और जो हवा तो कहाँ से एनर्जी, हवा का एनर्जी ना, हवा का एनर्जी। हाइड्रोजन की पावर में क्या होता है, ऊपर से पानी को नीचे गिराते रहता है, तो पानी का पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। एनर्जी हमेशा क्या होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए, सवाल करते हैं। चलिए स्टार्ट करो, बता सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट can be induced in a coil by flux change produced by another coil in its vicinity or flux change produced by the same coil. Self inductance and mutual inductance, याद है ना, प्रोपोर्शनल टू करंट। फाई क्या होगा, फाई विल बी प्रोपोर्शनल टू आई। ये वाला किसके बारे में बोल रहे हो, फाई अनदर कॉइल मतलब कौन सा इंडक्टेंस, म्यूचुअल या फिर सेल्फ, म्यूचुअल। बाय द सेम कॉइल मतलब सेल्फ इंडक्टेंस। if the geometry of the coil does not vary with time, ठीक, then ज्योमेट्री वेरी नहीं करना मतलब एल कांस्टेंट है, इंडक्टर अगर कांस्टेंट है तो क्या होगा, फाई विल बी आई, या फिर डी फाई विल बी डी आई, जैसे डी फाई अपॉन डी टू विल बी डी आई अपॉन डी टू। बहुत ही इतना कॉन्फिडेंस इसलिए बोल पा रहे हैं हम, तो हम देख के आए थे। रास्ता कौन सा इतना सारा हंसी, सब खुश रहो ना, ठीक है, पढ़ाई करके मन थोड़ा करता, जैसे क्या बंदे से हमको करते हैं, अरे मतलब खुश रहो, सब खुश रहो बस। हाँ, to the third option. For a closely wound coil center, the magnetic flux rate with all terms is set. Say flux to say exactly. When the flux IV through the coil changes, each term contribute to the induced labor. ये भी सही है, क्योंकि ये एन तो आते नहीं है वैसे, एन मतलब हर एक कॉइल इंड्यूस कर रहे होते हैं, आई बिकॉज लीड टू और कम, क्योंकि पी तो कांस्टेंट होता है सॉलिड में, ये सॉलिड है ना, सॉलिड है, तो सॉलिड में मैग्नेटिक फ्लक्स सबसे सेम ही आएगा, क्योंकि पी तो सबसे सेम होते हैं, न्यूरोडायनामिक सेम होते हैं। और ये क्या इंडस्ट्री ईएमएफ तो एड आता है ना, बट हम सब हर कोई ध्यान देखकर तो इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन द क्यू। इंडक्टर का फॉर्मूला कितना होता है, इंडक्टर का फॉर्मूला कितना होता है, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इनटू एल आता है। अगर अंदर खोखला होगा तो, अगर अंदर खोखला नहीं है तो किसको डिपेंड करें, म्यू आर। अंदर अगर मेटेरियल है तो म्यू इनटू एन स्क्वायर ए एल आता है, सही आता है। तो म्यू मतलब कौन सा प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक मेटेरियल प्रॉपर्टीज, अंदर क्या है, और बाकी ज्योमेट्री डिपेंड करता है, करता है तो हाँ। medium of relative polarity viewer had been present instead of the artificial disorder. मतलब मतलब ये ऐसा ना, ऐसा वाला बात करना, ये आपका कॉइल है, ये आपका दूसरा कॉइल है ना, तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा, होना चाहिए बस म्यू नॉट, मतलब म्यू नॉट इंटू म्यू आर तो आएगा ही। अब एन वन इंटू एन टू, एन वन इंटू एन टू मतलब एन स्क्वायर में एन वन इंटू आता है बस, डी आ जाएगा, क्योंकि एरिया इंटू लेंथ आ जाएगा, मतलब फॉर्मूला है ना, म्यू इंटू एन स्क्वायर इंटू ए इंटू एल आता है। अब जब दो दो है तो उसमें क्या करते हैं, सिर्फ एक एन मिलते हैं, एन वन इंटू एन टू लेते हैं बस, और म्यू की जगह में क्या पुट करेंगे, म्यू नॉट इंटू म्यू पुट कर लेंगे, या ठीक है ना। सेपरेशन डिफरेंट करके भाई, सेपरेशन तो सेम आएगा ना, इसका दोनों क्या फर्क पड़ता है, एम वन को इक्वल टू और एम, हाँ ये ओरिएंटेशन हो सकता है, मतलब जैसे कि कैसे रखे हो आप, मतलब उल्टा करंट फ्लो करवा रहे हो, ऐसे टाइप हो, ऐसे में जैसे ए तो नहीं होगा ना, नहीं होगा, नहीं, सेपरेशन नहीं होगा, सेपरेशन नहीं होता, ये बात पक्का है, क्योंकि जितना भी दूर लेके जाओ, इसका घटेगा तो इसका भी घटेगा, हाँ, दोनों का सेम ही आएगा। हाँ मैं इसी के बारे में इसी बात बोल रहा हूँ, सुनो, इस प्रकार सुनो, इस प्रकार सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आर इज वेरी लेस देन,
देखो सवाल में क्या पूछा है, सवाल पूछा है कि इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस बताइए, है ना, म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे बताएंगे। देखो मुझे बताइए, अभी इसने बोला है कि ये जो रेडियस था ये बहुत बड़ा है छोटा सा, बहुत बड़ा सवाल है, आते हैं मतलब इस बार आते होते हैं, मुझे पता नहीं उसमें स्किप कैसे हो गया मेरा, जो पड़ा था मैं बोला वो मुश्किल लगे। सो देखो ये कुछ ऐसे प्रकार की बात है, मान लो ये आपका बड़ा वाला कॉइल है और आपको सोचा हम छोटा वाला कॉइल है, छोटे से कॉइल, छोटे से कॉइल, ठीक है, छोटे से कॉइल। मुझे बताइए इसकी वजह से मान लो इसमें करंट अगर आई फ्लो करवा है, इसके करंट अगर आई फ्लो करवा है, इसकी वजह से इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म होगा। देखो जिस पर ये अगर कॉइल, इसका सेंटर में एक वैल्यू होता है, कितना होता है, पीरियड आया आपको 2 आर होता है, मतलब अगर मैं पूरा लूंगा तो उसमें हर अलग अलग आएगा। अच्छा इसकी वजह से अभी देखो इसकी वजह से इधर बी निकालू या फिर इसकी वजह से इधर बी निकालू, इसकी वजह से इधर जो बी निकालूंगा वो यूनिफॉर्म ऐसे होगा, ऐसे वेरिटी रहेगा, तो इसमें जो माइंड निकलेगा वो अंदर घुसेगा, अंदर घुसेगा, अंदर घुसेगा, अंदर घुसेगा। तो ये पूरा एरिया में मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, वेरी करेगा, वेरी करेगा। परंतु 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 इसके वजह से इधर का जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो हमेशा कांस्टेंट आएगा, द रीजन भी ये बहुत छोटा है, ये बहुत बड़ा है, तो हमें इतना ही एरिया में मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कांस्टेंट आएगा, और तो इसकी वजह से इतना बड़ा एरिया में मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे कुछ काम करेंगे कि इसके अंदर से जो हमने करंट जो आई फ्लो कर रहा है उसकी वजह से इधर निकालते फ्लक्स कितना बनेगा, तो इसको अगर 1 और 2 माना तो प्लस और 2, 2 to coil 1 equal to mutual inductance of 2 with respect to 1 into क्या पुट करेंगे, करंट इन 1 I1। पक्का। अच्छा अभी बात देखना है कि इसमें कितना फ्लक्स इंड्यूस हुआ, इसमें कितना फ्लक्स इंड्यूस हुआ, इसका मैग्नेटिक फील्ड इनटू इसका एरिया, मम्मी इसमें कितना फ्लक्स इंड्यूस हुआ, वो कौन, फ्लक्स इक्वल टू बी इंटू ए। बी किसके वजह से, इसके वजह से, म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब ही है दूसरे तार के वजह से इसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है। तो बताइए इसकी वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना इंड्यूस होता है आपका, बी इक्वल टू बोलो म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर इंटू इसका एरिया कितना है, पाई इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू कितना बनेगा, M2R इंटू आई वन, आई वन कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए M2R म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू जो आएगा वो कितना बनेगा, म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर अपन बनेगा 2R, बस ये कैंसिल, ठीक है। अच्छा ये हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। कोई अगर पूछता कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू कितना है, कितना है, अरे सेम ही आएगा, थ्योरी ऑफ रेसिप्रोसिटी ना, थ्योरी। अगर कोई पूछा कि बताइए इसमें से मान लो करंट I2 फ्लो हुआ तो बताइए इसमें कितना, इसके थ्रू कितना फ्लक्स पास कर रहे हैं, कैसे बताएंगे, इसकी वजह से इसमें फ्लक्स तो निकाल देंगे, इसके वजह से इसमें कितना फ्लक्स पास कर रहे हैं वो बता सकते हैं, बता सकते हैं, ये तो आ ही है। और आपको पता है फ्लक्स थ्रो 1 ड्यू टू 2 इक्वल टू म्यू ऑफ 1 ड्यू टू 2 इनटू करंट इनटू म्यू ऑफ m ऑफ 1 2 वो कितना बनेगा, m ऑफ 2 r, ये पुट करते हैं म्यू नॉट पाई r स्क्वायर अपॉन 2 r इनटू क्या पुट करें I2, बस इतना डिफरेंस आएगा। दोनों फ्लक्स टाइप पास करेंगे क्या, नहीं, क्यों करंट दोनों अलग अलग आएंगे और दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम आएगा। जनता मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि मान के चलिए ये आपका बड़ा वाला कॉइल है और एक छोटा वाला कॉइल है, इसके वजह से इधर फ्लक्स निकालना आसान है, क्यों, क्योंकि इसके वजह से इधर का मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होता है। जैसे मान लो अगर हम देखेंगे तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस प्रकार के ऐसे ऐसे आएंगे ना, ऐसे ऐसे आएंगे, और इसका एरिया बहुत छोटा होने की वजह से इसकी वजह से इधर फ्लक्स निकालना आसान है, वो निकाला जा सकता है। परंतु इसमें से करंट फ्लो होने की वजह से, इसमें से करंट फ्लो होने की वजह से इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस होता है या फिर जो फ्लक्स इंड्यूस होता है वो नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि इसके वजह से इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। इसीलिए हम थ्योरम ऑफ रेसिप्रोसिटी पुट करके म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने के बाद इसके वजह से इसमें जितना फ्लक्स इंड्यूस होता है उसको म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू इसका करंट से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये कहां से निकालते हैं, वो इसको यूज करके इसमें इसका करंट निकालते
देखते हैं अगला सवाल क्या है। या फिर रट्टा लगा दो इसको, रट्टा लगा दो जो किसी का छोटा है उठा। ये कॉइल है, ये कॉइल, ये फर्स्ट और सेकंड कॉइल। इसमें करंट 2 एम्पीयर, इसमें से 2 एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा है। कि मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ दिस पासेज थ्रू बी, इसमें फ्लक्स जो पास कर रहा है, तो फ्लक्स का वैल्यू कितना है 10⁻⁻² वेबर। इसे क्या निकाल सकते हैं, एम निकाल सकते हैं। एम कैसे निकालेंगे, फाई विल बी इक्वल टू एम इनटू आर। फाई का वैल्यू कितना है 10⁻², एम का वैल्यू एम, आई का वैल्यू 2, तो एम का वैल्यू कितना बनेगा 1/2 इंटू 10⁻², एम आ गया। अब क्या बोले, इफ नो करंट passes the current of 1 ampere passes through B। अब इसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है, I इक्वल टू 1 एम्पीयर। तो पूछा इसमें कितना फ्लक्स पास करेगा, तो इसका फ्लक्स कितना बनेगा m इंटू आई, और इसका m और इसका m दोनों क्या है सेम है, तो हाफ ऑफ आई का 10⁻² इंटू बनेगा ये आंसर है। कौन सा ऑप्शन है ए, हाँ ए है। ठीक है, 1/2 कितना है 0.5, तो 0.5 इंटू 10⁻², 5 इंटू 10⁻³ इसका काम है फिर रेसिप्रोसिटी से, है मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है, मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम होता है। और रिलेटिव पोजीशन को डिपेंड नहीं करता है, पोजीशन दूर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। द मेटेरियल ऑफ द वायर ऑफ द कॉइल, है ना, कौन सा मेटेरियल यूज किया गया उसके ऊपर डिपेंड करे ना। हमें तो पता था मेटेरियल, मतलब एक ओरिएंटेशन हो सकता था और पोजीशन डाल दिया ना वो गलत हो गया एक्चुअली। मतलब अगर सिर्फ यही बोलता रिलेटिव ओरिएंटेशन तो ये सही होता। अरे बाप रे, पोजीशन डिपेंड थोड़ा करता है, मतलब आप इधर रखो या किधर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब सेम आएगा। और तो मेटेरियल किस प्रकार के वायर आप यूज किए उसके ऊपर डिपेंड, क्योंकि ब्लू आएगा ना, ब्लू आता है यूनिट आएगा ना, मुझे कैसे रिजल्ट करके इसमें मेटेरियल वैसे सवाल है। इनफैक्ट वही सवाल है। ए और बी में कोई तो होगा टू कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर स्मॉल रेडियस, ये R1 इसका एरिया इतना है, सही बात सही बात। और इसका कौन सा, इसका मैग्नीट्यूड देना है आपका R2, तो वही इसका एरिया कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो हमें क्या, हमें P इंटू ए आपको क्या आई करना है, इससे निकलता है आपको म्यूचुअल डिफरेंस, ठीक है ना, पाई इक्वल टू एम आई, पाई इक्वल टू एम आई, पाई का कितना है पी है, पाई पी लेता है, मोटर की पानी तो छोड़ तो पी कौन सा, इसके से पी आएगा, इसका पी कितना बनेगा म्यू नॉट, हाँ म्यू नॉट आएगा तो कितना आएगा 2 R2 आएगा ना, इसमें R2 आएगा, नीचे कितना बनेगा पाई, पाई आएगा R1 का स्क्वायर, अपन आएगा आई से कैंसिल हो जाएगा, है ना कुछ, है ना। तो छोटा वाला एरिया जो पाई R स्क्वायर ये आ जाएगा, बड़ा वाला आपका मैग्नीट्यूड देगा 2 आ है। अकॉर्डिंग टू फेनोमेनन म्यूचुअल इंटरेस्ट, म्यूचुअल इंटरेस्ट डिपेंड करता है ज्योमेट्री R1 R2 पर डिपेंड करता है। The mutual interest depends on the intrinsic magnetic probability per unit geometry, हाँ डिपेंड करता है, बिल्कुल सही बात है। बी तो सही है, the majority involved the magnetic property पे डिपेंड करते हैं। The issue magnetic flux produced by coil 1 to place of the coil 2, the current in the coil 2 will be different from that in the issue different। नहीं गलत नहीं, मतलब देखो इसमें क्या पूछ रहे हैं, इसमें पूछा है कि फाई 1 2 अपॉन I2 इक्वल टू फाई 2 1 अपॉन I1, ये दो सेम नहीं होगा बोल रहे हैं। नहीं नहीं ये सेम है, क्योंकि ये क्या देता है एम ऑफ 1 2 और ये क्या देगा एम ऑफ 2 1, ये कौन सा डी बी 2 है, डी बी 2 बोल the ratio magnetic flux produced by coil 1 at the place to the coil 2
and the current in the coil 2 will be different from that of the ratio defined by interchanging coils. ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये सही हो गया, ये गलत हो गया, ऐसे होता है। well, चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? सही है ना। इनर्शिया का मतलब क्या है? जैसे आप पहली बार बोलेंगे ज्यादा करंट फ्लो करवाओ, नहीं है ना। उसके बाद बोले कि करंट निकालो, लेकिन ना है, मतलब वो चाहता है कि जो है वैसे रखे, उसको इनर्शिया बोलते हैं ना सर। और the self-interest always opposites। सही बात है, वो नहीं चाहते कि कुछ चेंज करो, बढ़ाओ घटाओ। वर्क नीड्स टू डन अगेंस्ट द बैक ईएमएफ। एक्चुअली बैक ईएमएफ की ना वही चीज है, जैसे मैं आपको वही बोल रहा था कि जैसे मान लो हमने अगर करंट का बढ़ा है, अगर करंट को बढ़ा है, तो ये मतलब इसका माइंड फिल इनिशियली कौन सा, इस तरफ है ना माइंड फिल इनिशियली। और अगर करंट बढ़ाएंगे तो क्या, ये क्या बोलेगा, बोलेगा ओए करंट को बढ़ाओ, अपोज नहीं करेगा। तो किसके अगेंस्ट में अपोज करते हैं एक्चुअली, मैग्नेटिक एनर्जी के अगेंस्ट में ना, वही लॉस होते हैं। तो बाकी और क्या ही है, मतलब 90 यही तो है, बाकी तो कुछ ही नहीं। वो रुक नहीं रहा, रुक रहा है इसलिए करंट डिफाइन नहीं होता 40। Anyway, the number of turns in a coil will be doubled, then the self inductance will become फोर्थ है ना, फोर्थ है। क्यों? हाँ, फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट इनटू एन स्क्वायर ए एन आता है ना, तो एन दुगना की, सॉरी क्या कर दूं, अच्छा ये डबल मारा फोर टाइम मारा, डबल मार दे, ठीक है फोर टाइम मारा करो। The current I at an instant in the circuit with inductance and the rate of work done. मतलब एक एक में है, माइनस क्यू और प्लस में है कुछ। The current I at an instant in the circuit with the inductance and the rate of work. हाँ, बस चेक करना, मुझे याद नहीं आ रहा है ना, चेक करेगा होमवर्क है, ये होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। चलिए इतना दो, ये डी कैंसिल हो जाएगी जो भी होगा ना, ये कितना है मतलब एल आई डी टी बनेगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे, सॉरी डी आई डी आई, तो वहाँ पे इक्वल टू कितना होगा, एल इनटू आई स्क्वायर बाय 2 आर ना। हाँ अच्छा, ये और ये में कोई तो होगा, पॉजिटिव नहीं तो लेने सोच रहा है। बाकी क्वेश्चन है क्या मतलब, तो किलोमीटर मॉडल इन एस्टेब्लिशिंग द करंट इन द कॉइल, तो हमें काम करना पड़ेगा ना, वो अपोज कर रहा हूँ तो पॉजिटिव आएगा एक्चुअली, क्योंकि हम काम कर रहे हैं ना, हम ये नहीं पूछ रहे कि इंडक्टर में काम कितना कर रहा है, हम कितना काम कर रहे हैं। ये बार चेक करें आंसर एक बार, मुझे तो लग रहा है पॉजिटिव आना चाहिए, ये ऐसा मुझे लग रहा है इसमें, मुझे इसमें भी लग रहा है आंसर ये आए। एक बार चेक करो, एक बार आंसर चेक करो, करना है इसमें तो। ये कौन सा काम पूछा मुझे, इंडक्टर कितना काम कर, वो नहीं पूछ रहे, वो पूछ रहे कि हमने कितना काम करे, जैसे लग रहा है। चेक करो ये, सॉरी ये नहीं आएगा, ये आ जाएगा, है हाँ, ये आ जाएगा ठीक, मतलब पॉजिटिव आएगा, मैं बोल रही हूँ पॉजिटिव, क्योंकि पहला स्क्वायर बाय 2 है, आई स्क्वायर बाय 2 है। एक बार चेक करो सर, कौन सा क्वेश्चन मुझे, हाँ टेन है ना, हाँ ये वाला टेन है ना, हाँ मैं तो बोल रहा हूँ, ये इंडक्टर कितना काम करो वो नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, हम कितना काम करें, क्योंकि क्या होगा ना, अच्छा हम काम करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे बिल्कुल,
देखो जैसे मान लो ये आपका इंडक्टर है, या फिर इंडक्टर है, इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर करना पड़ेगा। ये क्या बोल रहा है कि मुझे नहीं करना है, पर हम उसको जो जरूरत बोल रहे हैं, नहीं तो स्टोर कर, तू स्टोर कर, तू स्टोर कर। तो मैं काम कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। वाटर में भी क्या होगा, पॉजिटिव से, बट वाटर में इंडक्टर कितना होगा, नेगेटिव, क्योंकि ये अपोज कर रहा है। पर तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको अंदर डाल रहा हूँ, तू काम कर, इसलिए इसके साथ पॉजिटिव आएगा। बस ये ध्यान में रखना है, मुझे याद है। रेट ऑफ वाटर मैंने कितना करना है, मैंने कितना करना है, इसमें देखो, एक एस्टैब्लिशिंग द करंट, इसका देखो इसका इसमें टी क्या होता है, ठीक है ना। हाँ, तो ये तो आ जाएगा आपके पास, एल इंटू कितना बनेगा, हाफ ऑफ आई स्क्वायर आ जाएगा, जीरो से लेकर आई आ जाएगा, तो इसमें कितना आएगा, हाफ ऑफ, मतलब आई स्क्वायर बाई टू आया होगा ना, तो हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर आ जाएगा। तो आ जाएगा वाटर फॉर्म। तो इसमें एनर्जी इतना स्टोर्ड है, इसका एनर्जी इतना स्टोर्ड है, और मुझे काम करके स्टोर करना पड़ा, इसलिए पॉजिटिव। अगर इंडक्टर में कितना काम कर रहा है पूछता, तो उसके इसमें कितना होता है, माइनस हाफ एल आई स्क्वायर होता है। क्लियर, इंडक्टर में अगर कितना काम कर, चलो 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 चलो, टाइम हो गया। To identical inductance coil, each of inductance is joined in series and placed very close to each other, so the winding direction are exactly opposite. हाँ, अब क्या होता है, इसमें करंट उल्टा फ्लो हो जाता है। होता क्या है, ये कुछ इस प्रकार के ऐसे ऐसे था, उसके बाद ऐसे ऐसे, ठीक है ना। जैसे करंट अगर ऐसे, हाँ करंट अगर ऐसे फ्लो हुआ, ये मैग्नेटिक ऐसे देगा, और ये महाराजा इसमें कैसे देंगे, ऐसे देंगे, तो अल्टीमेटली कितना होता है, जीरो होता है। जैसे रेजिस्टेंस में हमेशा क्या होता है, ऐड होता है, इंडक्टर में कई बार सबसे ध्यान देना पड़ता है, ऐसे नहीं होता है। इस केस में जीरो आ जाता है, इससे नेगेटिव। दैट वाइंडिंग डायरेक्शंस, ये ना, ये घुमाने का, और ये घुमाने का डायरेक्शन अलग अलग है, जीरो आ जाता है इसमें। बराबर। हाँ, ये तो कर रहा हूँ, ट्राई करके। क्या करोगे पहले, देखो जो ईएमएफ आता है ना, वो क्या आता है, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, ठीक है। तो माइनस की है, वेव क्वेश्चन ये कर रहे हैं, एल का वैल्यू कितना है, इंडक्टेंस कितना है, 60 मिली मिली हेनरी, जिसको हेनरी बोलते हैं, हेनरी बोलते हैं, तो 60 मिली हेनरी मतलब 10 टू माइनस 3। डीआई अपन डीटी का वैल्यू कितना है, डीआई आ है, करंट का चेंज हुआ 1.5 से लेके 2.5, मतलब 1 आ रहा है, तो डीआई आ रहा है 1 आ रहा है, आप टाइम कितना लगा, 0.2 सेकंड, 0.2 सेकंड है ना। तो इतना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, और इसे पूछे कितना करंट इंड्यूस करंट कितना है, तो 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ये इतना ईएमएफ को अपोज कर रहा होगा, तो इसका आंसर लिखो, ये कितना है, 60 10 टू माइनस 3, माइनस 3 अपॉन कितना आ रहा है, वो अपॉन 10 आ रहा है, 2 से कैंसिल करो, आंसर आएगा 30। एक, दो, तीन होंगे, 0.3 आएगा ना, 0.3 वोल्ट का उसने बैक ईएमएफ दिया था। तो आपने जो करंट इंड्यूस हुआ कितना आएगा, ये अपन आर, ये का वैल्यू कितना है, 0.3 अपन आर कितना है, ये तो कितना है, 0.1। ऑप्शन है क्या कुछ, ये आएगा, ये इसका सर्किट डायग्राम समझ तो क्या है, इसका सर्किट डायग्राम समझ तो क्या है। इसका सर्किट डायग्राम ऐसा है कि मान चलिए आपके पास ये इंडक्टर है, और इंडक्टर का आपने से कुछ तो पावर, कुछ तो ऐसा, मतलब कुछ तो सप्लाई कर रहे हो, और ये इंडक्टर के अक्रॉस में आपने रजिस्टर लगाया है, एंड सिर्फ इसके अक्रॉस में जितना पोटेंशियल ड्रॉप ये करेगा, वही इसमें करंट को इंड्यूस करेगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, वही पूछा है कि जब ये क्वेश्चन है, तो पोटेंशियल खाएगा, और ये पोटेंशियल जितना इसके अक्रॉस होगा, इसके अक्रॉस उतना ही, वही पूछा है। In 0.2 second, the current in a coil increases from 1.5 to 2.5 ampere. The inductance of this coil is this. Then induced current in an external resistance of 3 ohm कितना हो? पूछा मतलब इसमें कितना आई करंट है। तो ये दोनों का पोटेंशियल सेम आएगा, इसका ईएमएफ इसके अक्रॉस में इतना आएगा, तो इसके अक्रॉस में उतना आएगा, तो इसमें 0.1 एम्पीयर करंट। समझ में? वैसे सवाल सर फटाफट करो। 90 मल्टीप्लाई करना मस्त, इसमें कुछ सोचना नहीं है। मिली मिली आ जाएंगे, माइक्रो आ जाएंगे, दो तो आएंगे 4, 40, 40 क्या होगा,
माइक्रो फैराड, माइक्रो फैराड है नहीं माइक्रो। ये भी बोलो कितना है, टेन इंटू डी आई अपन क्या था, एल कितना है, एल कितना है, 2 मिली कितना है, 2 मिली, और डी आई अपन डी कितना है, 20 मिली। तो मिली मिली कितना होगा माइक्रो, और 2 20 कितना है, 40। चल सेल्फ इंडक्टेंस ये में फिर एक ऑयल 0.4 मार्च। बस फिर से वही चल, दोनों को बैठना है कितना है, नहीं ना सवाल जगह से होता है कॉन्सेप्ट। मतलब सवाल देख तो लगता है कि यार खड़ा फटाफट करो, वहां से हमने कहा क्या है 0.2 कितना है, 5 और 20, सी आ जाओ, सी आएगा। हाँ 20 है। सही इंडक्टर से ऑप्शन से एल 40, एनर्जी स्टोर्ड हाफ एल आई स्क्वायर रखो, हाफ 2 के एल आई स्क्वायर 2 40, 80 आ गया, 80 कितना है ना, हाफ एल आई स्क्वायर टू का स्क्वायर, एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश करंट ऑफ 4 एम्पीयर इन द कॉइल ऑफ सेल, हाफ एल आई स्क्वायर करो आंसर है। अरे पेन पेपर क्यों मुझे और करेक्ट लिख दो, 4 से 16 8 8 में 16 आ गया, 16 आ गया, लाइक ए और डी में कोई भी आंसर आएगा, 6 में आएगा 1.6 आएगा, उसका 0.16 आ रहा है। नहीं, सिर्फ दिमाग को सॉल्व करना चाहिए, है ना, हाफ एल आई स्क्वायर है, है ना, मिलियन। log solid is this term, so the current of this plot of this and this क्या हो, magnetic flux linked with each, है ना, each टर्म कितना है, तो टोटल फ्लक्स कितना आएगा, n इंटू फ्लक्स थ्रू वन कितना आएगा, 40 आएगा, 40 बराबर है इंटू 1000, इसका वैल्यू कितना आएगा, n इंटू आई, आई का वैल्यू कितना 4, मेरे को 10 देगा आपको, समझ रहे हो, 10 देगा, 10 क्या कर देंगे, अच्छा चलो 40 में 4 आ रहा है ना, एक से पास कर रहे हैं इतना प्लस, 1000 से कितना पास करें, 3 को 1000 इससे कैंसिल हो गया तो 4 आएगा ना, 4 है, 4 4 कैंसिल होगा, ऐसा कितना आएगा, एक, 1 ऐसा बन जाएगा। फास्ट 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 फास्ट, कितना सॉल्व कर सकते, 250, एल दिया है अपनी टेबल करी, एल दिया है अपनी डी, एल का वैल्यू कितना है 10, डी आई अपॉन डी टी, डी आई कितना है 5, ये 2/10 है, 2 से 5, 5 पे 25, 10 250, सही बात है। मम्मी ठीक है सुनो, कल कल नहीं कल, ये सब कुछ आप लोग खुद सॉल्व करना, ठीक है, हो जाएगा, इतने तो सॉल्व बच्चे बस, तो खत्म भी होती है, कल लेकर हो जाएगा, कल लेकर खत्म करके चैप्टर खत्म करते उसका रेसिड स्टार्ट करेंगे, इससे ये ना, इसी को वो वेस्ट पढ़ाने के बाद ही वो शुरू करते हैं, वे पढ़ाए क्या, सर को बोले क्या, चार क्लास में आप समझा बोलो, बच्चे हो जाए कैसे हो जाएगा बच्चों में, बस क्लास से ना प्रैक्टिस होना चाहिए, सर कभी कुछ पता नहीं कर देता होता,
कल ही मैं तुम्हें फिर ये आप लोग ये खत्म करो। अच्छा, अभी ना आज कैसे करेंगे, टॉप फोर, नेक्स्ट फोर, एक एक को टाइम दे सकते। एक वो सबसे टॉप फोर में कौन आएगा, मतलब पहला में कौन आएगा? 10 यही 16 बच्चे, 10 बच्चे हाथ में। फिर 12 को छोड़ो, मतलब इस आज ठीक है, पहले टॉप 10 में कौन कौन है, टॉप 10, 1 2 3, टॉप 15 में। हाँ तो आप ही हो गए। तो 15 कौन सा, 11 कौन सा रहेगा, पता है आपको? अरे 15 में कितना है? 12 तो कौन कौन हाथ उठो। हाँ तो ठीक है, ये हो गया ना, ये 12 हो गया, ये 4 आ जाओ ना। पहले आ जाओ, तो एक साथ पूरा डिस्कस कर लो। उसके बाद आपका 1 2, तो 1 2 और कौन सा, और कौन आप लोग का रैंक और कौन? अरे टॉप 20 का था, टॉप 20 आप तीनों टॉप 20 में, टॉप 20 करो। मेरे तो नहीं, 10 से लेके 20 तक कौन कौन है, आप तीनों ठीक है। 20 से लेके 30 में आपका रैंक कौन सा है? अच्छा आप, अच्छा ठीक है, 1 2 3 4 5 हो ना, 5 1 7 8, ठीक है, इन चार को भेजेंगे आप लोग, 5 1 7 8। मैं बताओ आप लोग क्या क्या चीजें, बस कंडीशंस ये है कि आपने एनालिसिस करने के बाद वो कॉन्सेप्ट में एक साथ आपको पूरा बोल दूंगा। जो छूट गया ना, तो क्या है ना, आप अकेले नहीं कर सकते हो, मैं भी समझता हूँ। तो क्या है ना, मैं साथ आपको पूछूंगा, बताओ ये क्या था, ये क्या था, ये क्या था, ऐसे वाले में कैसे करूँ, ऐसे करके क्या करूँ, तो उससे क्या, उससे रिवाइज अच्छा हो जाता है। और उसके पहले सब कुछ आपको देख के आना चाहिए होगा, मैंने आपको पहले। तो बाकी सारे बच्चे जो नहीं देखे, सेकंड बैच आप लोग देख लो, थोड़ा फर्दर व्यू देख लो, और फिर 15 मिनट समय लेके, ठीक है। चलो आप लोग पहले आ जाओ स्टाफ रूम में, मैं भेजता हूँ सर। इस बार का टारगेट कोई 50 से कम नहीं लेके आएगा, ठीक है, और कुछ बच्चे 100 के ऊपर।